हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसएच लर्निंग ज्ञान। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और रोमांचक है। हम एसएससी सीजीएल टियर 1 ऑफिशियल पेपर जो 11 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ था, उसके अंग्रेजी सेक्शन का एक-एक करके बिल्कुल विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सफर सिर्फ सही उत्तर रटने के बारे में नहीं है। भाषा के पीछे का जो तर्क है, व्याकरण यानी ग्रामर के नियमों और शब्दावली की जड़ों को गहराई से समझना हमारा असली लक्ष्य है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि रटने से कुछ नहीं होता। सही कहा आपने। जब ये समझ में आ जाता है कि कोई नियम मतलब वो क्यों काम करता है, तो वो जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। फिर परीक्षा में सवाल कैसे भी घुमाकर पूछा जाए, गलती नहीं होती। एकदम सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पेपर में गोता लगाते हैं। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. Neither my brother nor my brothers-in-law attended the meeting, as his health is not more good. Option A, neither my brother nor my brothers-in-law. Option B, attended the meeting. Option C, no error. Option D, as his health is not more good. यहाँ वाक्य के दो हिस्सों में बहुत दिलचस्प व्याकरण छिपा है। देखिए, सबसे पहले नाइदर नॉर का नियम देखते हैं। जब दो सब्जेक्ट्स नाइदर और नॉर से जुड़ते हैं, तो आगे आने वाला प्रोनाउन हमेशा सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ नजदीक वाला सब्जेक्ट ब्रदर्स इन लॉ है, राइट? जो कि बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। बिल्कुल। इसलिए हिज हेल्थ कहना गलत है, यहाँ देयर हेल्थ होना चाहिए। साथ ही वाक्य का जो आखिरी हिस्सा है, नॉट मोर गुड, वो व्याकरण के अनुसार एकदम गलत संरचना है। हाँ, हम आम बोलचाल में भी ऐसा नहीं कहते। एग्जैक्टली। यहाँ तुलना या स्वास्थ्य में गिरावट दिखानी है तो बेटर या नॉट गुड एनीमोर आना चाहिए। मोर गुड इंग्लिश में कोई फ्रेज नहीं होता, इसलिए सही विकल्प डी है। ये एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 2. Parts of a sentence are given below in jumbled order. Select the option that arranges the parts in the correct sequence to form a meaningful sentence. P. Kindness and empathy. Q. In a world that can be. O. Bring light and positivity. R. Harsh and challenging. Option A is PORQ. Option B is ROQP. Option C is QRPO. Option D is QROP. जम्बल्ड वाक्यों को सुलझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक शुरुआती कड़ी खोजना। अगर हम इन चारों टुकड़ों को देखें तो वाक्य की शुरुआत किसी विषय या संदर्भ से होनी चाहिए। क्यू यानी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी एक बहुत ही मजबूत शुरुआत देता है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है। और अगर दुनिया की बात हो रही है कि वो कैसी हो सकती है, तो दैट कैन बी के बाद कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। मुझे लगता है कि हार्श एंड चैलेंजिंग यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। एकदम सही पकड़ लिया आपने। तो हमारी पहली जोड़ी बन गई क्यू और आर, इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग। अब दुनिया कैसी है ये तो बता दिया, इसके बाद क्या? अब हमें मुख्य विषय लाना है जो इस कठोर दुनिया में कुछ बदलाव ला सके, जो कि पी है, काइंडनेस एंड एम्पैथी। बिल्कुल। और फिर जो बच गया वो अंत में आ जाएगा, यानी ओ, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। तो पूरा वाक्य बना, इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। सही क्रम QRPO है, जो विकल्प सी में है। ऐसे सवालों में हमेशा अर्थ के प्रवाह को पकड़ना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ क्वेश्चन नंबर 3. Select the incorrectly spelt word from the given sentence. She received an award for her outstanding performance. Option A, received. Option B, award. Option C, performance. Option D, outstanding. यह सवाल स्पेलिंग के एक बहुत ही क्लासिक नियम पर आधारित है। अगर वाक्यों को ध्यान से पढ़ा जाए तो रिसीव्ड की स्पेलिंग गलत दी गई है। अंग्रेजी का एक बहुत ही पुराना नियम है, I before E except after C। मतलब अगर C अक्षर आ रहा है तो उसके बाद E पहले आएगा और I बाद में। हाँ, आमतौर पर अंग्रेजी शब्दों में I पहले और E बाद में आता है, जैसे बिलीफ। लेकिन अगर इन दोनों से ठीक पहले C हो तो नियम पलट जाता है। C के बाद हमेशा EI आता है, जैसे रिसीट। इसलिए रिसीव की सही स्पेलिंग
RECEIVED होती है। यहाँ सवाल में IE दिया है जो गलत है। सही उत्तर विकल्प ए है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये I बिफोर E वाला नियम तो वाकई में स्पेलिंग की गलतियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 4. Select the most appropriate meaning of the given idiom. To read between the lines. Option A, to underline some words. Option B, to read differently. Option C, to read aloud to public. Option D, to understand more than what the word suggests. देखिए, मुहावरे कभी भी अपने शाब्दिक अर्थ पर नहीं चलते। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब लाइनों के बीच में कुछ पढ़ना नहीं है। इसका असली अर्थ है जो बात सीधे तौर पर नहीं कही गई है उसके छिपे हुए मतलब को समझना। जैसे अगर कोई दोस्त कहे कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज से लगे कि वो उदास है, तो हम उसके शब्दों से ज्यादा उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। जब आप संदर्भ से वो मतलब निकाल लेते हैं जो स्पष्ट रूप से शब्दों में नहीं कहा गया है, तब आप रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कर रहे होते हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। Now let's go to the next question with question number 5. Select the word opposite in meaning to the given word. Deficient. Option A, skimpy. Option B, broken. Option C, ample. Option D, terrible. यहाँ वहाँ हमें विलोम शब्द ढूंढना है। डेफिशिएंट का अर्थ होता है अपूर्ण या किसी चीज की कमी होना। तो इसका उल्टा अर्थ होगा किसी चीज का भरपूर मात्रा में होना। अगर हम विकल्पों को देखें तो एम्पल का मतलब ही होता है प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में। एकदम सही। एम्पल इसका एकदम सटीक विलोम है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि विकल्प ए में स्किम्पी शब्द दिया गया है। उसका अर्थ भी कम या अल्प होता है। छात्र अक्सर जल्दबाजी में समानार्थी पर टिक कर देते हैं। स्किम्पी डेफिशिएंट का समानार्थी है। हमारा सही उत्तर विकल्प सी है। सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन with question number 6. Select the most appropriate antonym of the given word. Meander. Option A, ramble. Option B, depute. Option C, confirm. Option D, direct. मिएंडर एक बहुत ही सुंदर शब्द है। इसका मतलब होता है बिना किसी निश्चित लक्ष्य के भटकना या टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलना। जैसे नदी पहाड़ों में सीधे नहीं बहती, बल खाती हुई मिएंडर करती है। अगर कोई चीज टेढ़ी-मेढ़ी है और हमें उसका विलोम खोजना है, तो वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल। विकल्पों में डायरेक्ट का अर्थ होता है सीधा या बिना भटके लक्ष्य की ओर जाना। इसलिए डायरेक्ट इसका सही उल्टा होगा। यहाँ विकल्प ए में जो रैम्बल है उसका अर्थ भी भटकना होता है, तो वो मिएंडर का समानार्थी हो गया। सही उत्तर विकल्प डी है। शब्दों को विजुलाइज करने से उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। Now let's go to the next question with question number 7. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence. In Shakespeare's The Merchant of Venice, Shylock's connivance aimed to jeopardize Antonio's life. Option A, safeguard. Option B, risk. Option C, peril. Option D, jape. यहाँ अंडरलाइन किया गया शब्द जेपरडाइज है। जेपरडाइज का अर्थ होता है किसी को खतरे या जोखिम में डालना। हमें फिर से विलोम अर्थ ढूंढना है। खतरे में डालने का उल्टा तो सुरक्षा करना ही होगा। विकल्पों में सेफगार्ड का सीधा सा मतलब है सुरक्षित रखना या बचाना। हाँ, सेफगार्ड बिल्कुल सही उत्तर है। रिस्क और पेरिल दोनों का अर्थ खतरा या संकट होता है, यानी ये दोनों जेपरडाइज के समानार्थी शब्द हैं। फिलहाल हमारा सही विकल्प ए है। Now let's go to the next question with question number 8. Select the most appropriate option to fill in the blank. Two of the fugitives managed to remain free by adeptly avoiding the blank of the police. Option A, following. Option B, repression. Option C, pursuit. Option D, discovery. फिल इन द ब्लैंक वाले सवालों में वाक्य का संदर्भ समझना सबसे जरूरी है। यहाँ बात हो रही है भगोड़ों की। मैं पुलिस से बचने में सफल रहे। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनका क्या करती है? पीछा करती है। और इस पीछा करने की प्रक्रिया के लिए खास शब्द होता है। क्या वो फॉलोइंग है? फॉलोइंग का मतलब बस किसी के पीछे चलना होता है, लेकिन जब पुलिस पकड़ने के इरादे से तेजी से पीछा करती है तो उसे परसूट कहते हैं। रिप्रेशन या डिस्कवरी यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठते, इसलिए सही विकल्प सी, परसूट है। ऑप्शन ए, कॉन्शियंशियस। ऑप्शन बी, कॉन्सेंशियस। ऑप्शन सी, कॉन्शियंशियस।
ऑप्शन डी कॉन्सियंशियस। यह शब्द कॉन्शियंशियस अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्वर एक साथ आते हैं। इसका अर्थ होता है ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। इसे 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए। पहला हिस्सा है कॉन, दूसरा हिस्सा है विज्ञान वाला शब्द साइंस, लेकिन ई हटाकर सिर्फ साइन, और तीसरा हिस्सा है शस, TIOUS। अरे वाह, कॉन, साइन और TIOUS, ये तो बहुत आसान हो गया। सही स्पेलिंग CONSCIENTIOUS है, जो कि विकल्प सी में है। बिल्कुल, टुकड़ों में बांटने से स्पेलिंग कभी गलत नहीं होते। Now let's go to the next question with question number 10. Select the option that can replace the underlined phrase and make the sentence grammatically correct. The program on TV was now showing the blurring faces of the inmates of the rehabilitation center. Underlined phrases was now showing the blurring faces. Option A were now showing the blurred faces. Option B was now showing the blurred faces. Option C were now showing the blurring faces. Option D was now showing the blurred faces of the inmates upon. इस सवाल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एक्टिव पैसिव वॉइस एक साथ काम कर रहे हैं। वाक्य का सब्जेक्ट है द प्रोग्राम, जो कि एक वचन है, इसलिए इसके साथ हमेशा वॉज आएगा, वर नहीं। विकल्प ए और सी तो सीधे बाहर हो गए। वॉज तो आ गया, लेकिन टीवी पर प्रोग्राम चेहरे दिखा रहा था। ये तो एक कंटिन्यूअस एक्शन है ना, जो प्रोग्राम खुद कर रहा था। एकदम सही विश्लेषण। प्रोग्राम खुद क्रिया कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए वॉज शोन गलत है, वॉज शोइंग होना चाहिए। अब चेहरों की स्थिति की बात करें तो चेहरे पहले से ही धुंधले किए जा चुके थे। इसके लिए हमें पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ब्लर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो सही संरचना बनेगी वॉज नाउ शोइंग द ब्लर्ड फेसेस, जो कि विकल्प बी में है। जी हाँ, विकल्प बी इस वाक्य को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। Now let's go to the next question with question number 11. Given below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct logical sequence. A. It contains high levels of vitamin A and D. B. Cod liver oil is thus used to treat arthritis. C. It is extracted from the liver of codfish. D. Cod liver oil is a nutritional supplement. Option A is A, B, C, D. Option B is C, B, A, D. Option C is D, C, A, B. Option D is B, A, C, D. यह एक सूचनात्मक पैराग्राफ है। ऐसे पैराग्राफ हमेशा एक परिचय से शुरू होते हैं। अगर हम चारों वाक्यों को देखें तो डी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कॉड लिवर ऑयल एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है। बिल्कुल, डी से विषय का परिचय हो गया। अब अगला सवाल उठता है कि ये आता कहाँ से है। इसका जवाब सी में है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉडफिश। इसके बाद इसके गुणों की बात होनी चाहिए, जो कि ए में है। इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। और अंत में चिकित्सा से जुड़े पैराग्राफ का अंत उपयोग से होता है। वाक्य बी में 10 शब्द हैं जो निष्कर्ष बताता है। कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज्ड टू ट्रीट आर्थराइटिस। तो सही तार्किक क्रम बना DCAB। सही विकल्प सी है। Now let's go to the next question with question number 12. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A person who is trained to travel in a spacecraft. Option A, astronaut. Option B, anthropologist. Option C, alchemist. Option D, curator. अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। एस्ट्रो का अर्थ होता है तारा और नॉट का अर्थ है यात्री। ये तो सीधा था। बाकी शब्दों का क्या अर्थ है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। एल्केमिस्ट प्राचीन काल के कीमियागर होते थे। और क्यूरेटर वो विशेषज्ञ होता है जो किसी म्यूजियम की देखभाल करता है। सही उत्तर विकल्प ए है। Now let's go to the next question with question number 13. Select the most appropriate synonym of the given word, merit. Option A, fatigue. Option B, oblique. Option C, virtue. Option D, residue. मेरिट का मूल अर्थ होता है किसी की योग्यता या उसके अच्छे गुण। हमें इसका समानार्थी खोजना है। विकल्पों में वर्च्यू शब्द है। वर्च्यू का मतलब भी सद्गुण या नैतिक अच्छाई होता है, तो यही समानार्थी होना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरिट और वर्च्यू दोनों ही सकारात्मक गुणों को दर्शाते हैं। फिटीक का मतलब थकान होता है, ऑब्लिक का अर्थ है तिरछा
और रेजिड्यू का अर्थ होता है अवशेष। तो स्पष्ट रूप से वर्च्यू ही सही उत्तर है, विकल्प सी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ क्वेश्चन नंबर 14. Select the most appropriate synonym of the given word. Jovial. Option A, miserable. Option B, solemnity. Option C, cheerful. Option D, profane. जोवियल एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है। इसका मतलब होता है हंसमुख या प्रसन्नचित्त। Cheerful का मतलब भी खुश मिजाज होता है, तो यही सही जवाब होना चाहिए। एकदम सही। जोवियल और चीयरफुल पक्के समानार्थी हैं। मिजरेबल का मतलब बहुत दुखी होता है, जो इसका विलोम है। सोलेमनिटी का अर्थ है बहुत अधिक गंभीरता और प्रोफेन का अर्थ है अपवित्र। सही विकल्प सी है। Now let's go to the next question with question number 15. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Each candidate was making tall promises. Option A, tall promises were being made by each candidate. Option B, tall promises are made by each candidate. Option C, tall promises will be made by each candidate. Option D, tall promises are being made by each candidate. वॉइस बदलने का पहला नियम है टेंस को पहचानना। वॉज मेकिंग का मतलब है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और एक्टिव से पैसिव में बदलते समय टेंस तो वही रहता है, बस संरचना बदलती है। हाँ, पैसिव वॉइस में वॉज या वर के साथ बीइंग जुड़ जाता है और फिर मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म आती है। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट टॉल प्रोमिसेस है, जो कि बहुवचन है, इसलिए वॉज की जगह वर आएगा। तो संरचना बनी टॉल promises were being made by each candidate, जो कि विकल्प ए में है। बिल्कुल सही। बाकी विकल्प अलग-अलग टेंस में हैं, इसलिए वे गलत हैं। Now let's go to the next question with question number 16. Select the most appropriate meaning of the given idiom, jump the gun. Option A, to start all over again. Option B, using a gun for sports. Option C, to stop a process. Option D, to do something too soon and too quickly. ये मुहावरा खेल की दुनिया से आया है। रेस शुरू करने के लिए रेफरी बंदूक चलाता है। अगर कोई एथलीट बंदूक चलने से पहले दौड़ पड़े तो उसे जंप द गन कहते हैं। और आम जिंदगी में इसका मतलब होता है कोई काम बिना पूरी तैयारी के या बहुत जल्दबाजी में करना। बिल्कुल। विकल्पों में देखें तो डी में लिखा है टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। यही इसका सबसे सही अर्थ है। सही विकल्प डी है। Now let's go to the next question with question number 17. Select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. Layla is the Sultan's consort. Underlined word is consort. Option A, foe. Option B, alcoholic. Option C, enemy. Option D, partner. कंसॉर्ट का मुख्य अर्थ होता है एक साथी, विशेष रूप से किसी राजा या शासक का जीवन साथी। तो सुल्तान की कंसॉर्ट का मतलब सुल्तान की साथी से है। यहाँ पार्टनर सबसे सटीक शब्द है। एकदम सही। फॉ और एनिमी दोनों का अर्थ दुश्मन होता है और अल्कोहलिक का यहाँ कोई संदर्भ नहीं है। सही विकल्प डी है। Now let's go to the next question with question number 18. Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. Rahul thinks he is as smarter as his friends in the class. Option A, his friends. Option B, he is as smarter as. Option C, Rahul thinks. Option D, in the class. यहाँ एज ए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है। व्याकरण का नियम है कि इसके बीच में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही उपयोग होता है, जैसे एज स्मार्ट एज। लेकिन यहाँ तो as smarter as लिखा है। स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री है। बिल्कुल, इसलिए एज स्मार्टर एज व्याकरण के हिसाब से गलत है। यहाँ एज स्मार्ट एज होना चाहिए था। तो त्रुटि वाला हिस्सा विकल्प बी है। Now let's go to the next question with question number 19. Rearrange the segments to form a coherent statement. O, population is expected to triple in. P, the next 50 years. Q, among the world's poorest countries. R, population shrinkage in that period. S, whereas many rich countries will see. Option A is POSQR. Option B is RSOPQ. Option C is SPORQ. Option D is QOPSR. सबसे पहले एक विषय चाहिए। क्यू अमंग द वर्ल्ड्स पोरेस्ट कंट्रीज एक अच्छा संदर्भ सेट करता है। और इन गरीब देशों में क्या हो रहा है? इसका जवाब ओ में है। Population is expected to triple in. ट्रिपल के बाद कोई समय सीमा आनी चाहिए, जो पी में है, द नेक्स्ट 50 years। तो हमारा पहला ब्लॉक बना QOP। इसके बाद
एस में whereas शब्द है जो विरोधाभास दिखाता है। Whereas many rich countries will see, क्या देखा जाएगा? ये आर में है, population shrinkage in that period। तो पूरा तार्किक वाक्य बना, दुनिया के गरीब देशों में अगले 50 सालों में जनसंख्या 3 गुना होगी, जबकि अमीर देशों में कमी आएगी। सही क्रम QOPSR है। सही विकल्प डी है। Now let's go to the next question with question number 20. Select the option that expresses the following sentence in active voice. The car was repaired by the mechanic. Option A. The mechanic repairs the car. Option B. The mechanic has repaired the car. Option C. The mechanic is repairing the car. Option D. The mechanic repaired the car. यहां पैसिव से एक्टिव बनाना है। वॉज रिपेयर्ड का मतलब है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव रूप है। इसे एक्टिव में लाने के लिए सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का नियम लगाना होगा, जहां वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट द मैकेनिक को सब्जेक्ट बनाएंगे, वॉज रिपेयर्ड को बदलकर रिपेयर्ड करेंगे और द कार ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वाक्य बनेगा द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। सिर्फ विकल्प डी में सिंपल पास्ट है। सही उत्तर डी है। और अब हम पहुंच गए हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 21. Here begins the comprehension box. Appearances may not reveal the man. So you shouldn't make blank 1 about a man's character based on how he blank 2. Select the most appropriate option to fill in blank number 1. Option A, ascend. Option B, derivations. Option C, deficient. Option D, assumptions. पैसेज की थीम है कि बाहरी दिखावा किसी इंसान की असलियत नहीं बताता, इसलिए आपको किसी के चरित्र के बारे में क्या नहीं बनाना चाहिए। बिना आधार के राय बनाने को assumptions कहते हैं। हाँ, वाक्य बनेगा You should not make assumptions about a man's character. सही विकल्प D है। Now let's go to the next question with question number 22. Select the most appropriate option to fill in blank number 2. Based on how he blank 2. Option A, admits. Option B, shows. Option C, glitters. Option D, looks. बात बाहरी दिखावे की हो रही है, तो आधार यही होगा कि वो कैसा दिखता है। दिखने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द लुक्स है। तो सही विकल्प D है, how he looks. Now, let's go to the next question with question number 23. People smile and smile, yet prove to be blank 3. Select the most appropriate option to fill in blank number 3. Option A, grumpy. Option B, ecstatic. Option C, joyful. Option D, sparkling. यहाँ येट शब्द विरोधाभास दिखा रहा है। मुस्कान सकारात्मक है, तो येट के बाद नकारात्मक शब्द आना चाहिए। Ecstatic, joyful और sparkling सकारात्मक है। केवल grumpy एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ है चिड़चिड़ा। सही विकल्प A है। Now, let's go to the next question with question number 24. On the other hand, people with rough exteriors prove to be the blank 4 and most considerate people on earth. Select the most appropriate option to fill in blank number 4. Option A, bitterest. Option B, strangest. Option C, gloomiest. Option D, kindest. यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जिनका बाहरी रूप कठोर होता है, लेकिन वाक्य बता रहा है कि वे अंदर से अच्छे साबित होते हैं। कंसिडरेट के साथ तालमेल बिठाने के लिए सकारात्मक शब्द चाहिए। विकल्पों में काइंडेस्ट सबसे दयालु और सही शब्द है। सही विकल्प डी है। Now let's go to the next question with question number 25. They are the people who are beautiful from blank 5. Select the most appropriate option to fill in blank number 5. Option A, within. Option B, personality. Option C, style. Option D, exterior. पैसेज का निष्कर्ष है कि असली अच्छाई अंदर होती है। अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध फ्रेज है ब्यूटीफुल फ्रॉम विद इन, जिसका मतलब होता है अंदर से सुंदर होना। एक्सटीरियर या स्टाइल दिखावे की बात करते हैं। सही विकल्प ए है। बिल्कुल। आज हमने ग्रामर और शब्दावली के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से समझा है। हाँ, और अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है। सही कह रही हैं आप। आज हमने देखा कि कैसे शब्दों के बाहरी रूप यानी अपीयरेंसेस और उनके असली अर्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। सोचिए, क्या हमारी रोजमर्रा की डिजिटल बातचीत और सोशल मीडिया के दौर में हम सिर्फ रफ एक्सटीरियर्स या स्क्रीन के धुंधले चेहरों को देखकर ही धारणाएं नहीं बना रहे हैं?
असली योग्यता और इंसानियत को पहचानने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की भाषा और सोच में कितना गहरा उतरना चाहिए, इस पर सभी को जरूर विचार करना चाहिए। ये सचमुच एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। भाषा सिर्फ परीक्षा पास करने का टूल नहीं है, ये दुनिया को देखने का नजरिया भी है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और भाषा की गहराइयों में गोता लगाते रहिए।